हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू BEM पॉइंट। जैसा कि 9th क्लास का 1.1 अध्याय हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग 1.2 अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो है शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कहा है, 1 नंबर में आप देख सकते हैं अपने किताब में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो याद कीजिए सभी फ्रेंड्स। पहला नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सत्य या असत्य में जवाब देना है। तो इसका आंसर होगा सत्य। तो अब बताएं कैसे, ये आपको बता रहे हैं। तो कारण लिखना है। तो कारण ये लिखना है कि अपरिमेय और परिमेय संख्या के संग्रह से ही वास्तविक संख्या बनती है। अर्थात जो भी वास्तविक संख्या है, सभी के सभी, चाहे तो वो परिमेय है चाहे तो वो अपरिमेय है। तो अर्थात कोई भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। अब 1 का 2 नंबर क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। भाई ये गलत है, असत्य है, सत्य नहीं है। तो बोलो कैसे? तो आपको हम बताते हैं कि देखिए, प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन आप संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, संख्या रेखा में जब हम 0 से बाईं ओर जाते हैं तो वो क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। लेकिन ऋणात्मक संख्या का कभी भी घनमूल वर्गमूल नहीं होता। इसीलिए लिखेंगे क्योंकि कोई भी ऋण पूर्णांक का वर्गमूल, क्या लिखेंगे, वर्गमूल क्या होता है कि प्राकृतिक नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं 1 नंबर का 3 नंबर में। वही सत्य और असत्य का ही क्वेश्चन है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या सत्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? कि प्रत्येक कहा है। अगर सिर्फ ऐसा कहता कि वास्तविक संख्या अगर परिमेय संख्या होती है तो सही बात है, लेकिन प्रत्येक नहीं। क्यों? कि प्रत्येक में तो कोई परिमेय भी हो सकता है, कोई अपरिमेय भी हो सकता है। इसीलिए अब क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों मिला के ही तो वास्तविक बनता है ना। इसीलिए यहाँ लिखेंगे गलत, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही होता है। तो दोस्तों, हमारा 1 नंबर यही था कि सत्य असत्य, 3 में था, तीनों हो गया। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, सब अपरिमेय था। मान लें, एक मिनट, उदाहरण दे रहे हैं, मैथ नहीं बना रहे, उदाहरण दे के आपको समझा रहे हैं हम। उदाहरण में लिख रहे हैं √5। हाँ, ये तो अपरिमेय ही है, लेकिन अगर वहीं √5 की जगह √4 लेते हैं, क्या इसका मान क्या होता है? 2। बताइए, क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये अपरिमेय, ये है अपरिमेय और ये है परिमेय। अर्थात ये है, कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय नहीं, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अगर ये रहे 5 रहे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगर 2 और 4 रहा तो परिमेय, मतलब दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या सभी, तो मतलब गलत है। अर्थात हमारा क्या होगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है? तो गलत बात है, ये क्या सही नहीं,
सही क्या होगा मेरा, अगर मान लिया रूट 4 ले सकते हैं जिसका आंसर 2 होता है जो परिमेय है, रूट 9 ले सकते हैं जिसका आंसर 3 होता है, ये भी परिमेय है। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में आपका मैथ क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर, हम इसको लिखते हैं आपके सामने, देखिए। दिखाइए कि संख्या रेखा, ध्यान दीजिए बात को, संख्या रेखा आप पढ़ चुके हैं, आज नहीं कई दिन हो गया पढ़ने का, पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये आपका प्रश्न है, इसलिए लिख लिए कि ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए और घबराइए नहीं, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए और कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहली विधि की ओर। पहली विधि कैसे बनता है, तो पहली विधि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल जो करते हैं उसी आधार पर बनाएंगे। एक मान लिया त्रिभुज होता है, त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है, ये कर्ण होता है और ये क्या होता है, आधार होता है, कर्ण तो लिखे नहीं, हाँ, और ये होता है लंब। तो लंब का स्क्वायर क्या होता है, तीनों का अगर स्क्वायर है तो लंब, आधार और कर्ण पर हम लोग एक पाइथागोरस में कहा है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और आधार स्क्वायर के बराबर होता है, योग के। तो क्या हो गया, अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आधार को कितना ले लेते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर, और लंब को भी 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 का 1 + 1 बराबर 2। अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम इस पार लेके आते हैं, तो कर्ण बराबर, यहाँ कर्ण का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब 2, √2, समझ में आ रहा बात, √2 बन रहा है। उसी प्रकार √4 अगर लेते हैं और √1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, √5 आ जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग लेंगे, तो क्या लेंगे, तो 2 दूनी 4 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे, ये लिए हम, ये 5 होता है कब, जब स्क्वायर करते हैं तो 5 होता है। लेकिन अगर हम ये बनाएंगे एक संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा मान ले मेरा ये बना ले, ध्यान दे देखिए, ये मेरा संख्या रेखा हुआ, इसमें हम लिखते हैं 0 1 2 3, इधर आएगा माइनस में 1 2, हमको माइनस नहीं लेना क्योंकि हमको प्लस में बनाना है, तो प्लस में चलते, ध्यान दीजिए बात को। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, ये जो है मेरा 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। अगर इधर हम 2 लेते हैं आधार, ये आधार 2 लिए, आधार 2 लिए। अगर हम लंब में 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ध्यान से देखिए बात को, हम यहाँ 1 लेते हैं, सपोज अभी ये उदाहरण है, तो 1 लेते, कितना हो गया, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 + 1 × 1, इधर कर्ण है, ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 4 1 5। मतलब हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। चलिए इसको कैसे बनाते हैं ये हम लोग बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, अभी नापे नहीं है, बस ऐसे ही ले लेंगे हम अंदाजी, और उसमें देखिए मान लिखेंगे, 1 में टिक लगाएंगे, 2 में लगाएंगे, 3 में लगाएंगे, 4 में लगाएंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना हमको, बस ये मान लिया, इसको हम अगर 0 मान लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये मान ले इधर माइनस में चले जाएगा, तो हमको इधर नहीं लेना है, इधर छोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएं यहाँ कि 2 लेना है, इधर नीचे आधार मत, आधार में 2 लेना है, तो 2 1 और 2 ले लिए, और ऊंचा लंब कितना लेना है, 1, और लंब में ध्यान देखिए 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री आप कैसे बनाते हैं पता है ना, 90 डिग्री के लिए आप चंद्रपट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रकार का, इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर थोड़ा सा वो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इससे भी बना सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप चाहिए तो ये स्केल से भी हम बना सकते हैं। स्केल में क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जो मेरा ये लकीर वाला होता है ना, इस लकीर को पूरा अगर लकीर में इस संख्या रेखा पर दर्शा देते तो मेरा पूरी सही होगा। चलिए उसी का इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ देखिए इस तरह लेंगे हम, ध्यान दीजिए, एक जरा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी टेढ़ा होगा आपका मैथ गलत हो सकता है। तो 1 से लेंगे, ले लिए, यहाँ से आ गया, और आप इसको क्या कीजिए, 0 से मिला दीजिए। अब देखिए ये जो आपका लंबाई हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 1 हुआ, तो 2 दूनी 4, 1 × 1
कितना हुआ 4 1 5, मतलब ये आपका रूट 5 हो गया। लेकिन हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, इस पर नहीं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करना है, बस आपको जो है इस डिवाइडर का प्रकार का इस्तेमाल करना है। ये जो आपका बूंद ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ले लेना ध्यान से। उसके बाद उसको हिलाए बिना देखिए यह ले लिए, तो उसको ऐसे करके थोड़ा सा करके लेके यहाँ मिला देना। अर्थात हमारा जो ये मिला 2 पॉइंट यहाँ, ये मेरा हो गया क्या, इसको कुछ नाम दे दीजिए। मान ली यहाँ ए ओ दे दिए हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, तो यहाँ दे देंगे सी। अर्थात ओ सी बराबर मेरा हो गया रूट 5। देखिए कितना आसानी से बन गया। ये था आपका पहला विधि। अब हम लोग चलते हैं दूसरा विधि पर। तो चलिए दोस्तों दूसरी विधि में करते क्या है, जितना हमको कहा, अगर रूट 5 कहा है तो 5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। और 5 सेंटीमीटर मेरा एक काम का हो गया। यहाँ एक टिक लगा देते हैं और 5 में रुकना नहीं है हमको, 2-3 सेंटीमीटर अधिक, 2-3 सेंटीमीटर और अधिक बढ़ा देना है इसको। ठीक है, चलो बढ़ा दिए इधर। अब चलिए ये मेरा मान लेते हैं बी, ये है तो इधर ए, इधर बी ले लिए। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद हम इसका आधा करेंगे। पूरा जो 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद जितना है, आधा करने के लिए पता है आपको, आधा से थोड़ा अधिक लेते हैं और इधर से एक चाप लेते हैं और इधर से भी एक चाप लेते हैं। उसी को हिलाए बिना माप बदले एक इधर से लेंगे, यहाँ मेरा आ जाएगा इस तरह का। ठीक, चलिए यहाँ नहीं मिला, यहाँ फिर से ले लेते हैं हम, यहाँ मिला। तो यहाँ जो मिला मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को जब मिलाएंगे तो मेरा क्या होगा, आधा प्राप्त हो जाएगा दोनों संख्या का। तो हमको यहाँ पर एक लकीर नहीं खींचना है, बस हमको माप लेना था, इसलिए यहाँ देख लेंगे यहाँ पर मेरा आ रहा है, बस ये मेरा आ गया आधा। तो अब क्या करेंगे, आधा को लेके हम दोनों तरफ देख लेंगे आधा आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई आसानी से देख लो, इधर भी देख लो, आ गया आधा। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस प्रकार का एक चाप खींचेंगे। खींच लिए चाप को। अब उसके बाद इसको छोड़ देना है फिलहाल के लिए। इसको छोड़ने के बाद मेरा जो ये पॉइंट था पहले वाला, इस पॉइंट पर हमको 90 डिग्री का एंगल करना है कोण। चाहे आप प्रकार की सहायता से कीजिए या फिर चंद्र पत्ता। चलिए हम लोग प्रकार की सहायता से कर रहे हैं। कैसे करते हैं देखिए, चंद्र पट्टी में आपको पता ही होगा, कहीं से भी ले सकते हैं, कितना बड़ा आपको पता है, कोई जरूरी नहीं है छोटा लेना बड़ा लेना, जितना बड़ा आपका हो सके उतना बड़ा ले लीजिए अपने सुविधा के अनुसार। चलिए ये ले लिए। 90 डिग्री खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेंगे, हिलाए बिना जितना चाप लिए, याद है ना आपको, ये हो गया मेरा 60। इसको फिर हिलाए बिना अगर हम यहीं से लेते हैं 120, अगर 120 का आधा करेंगे तो इधर से लेंगे एक चाप और इसको हिलाए बिना अगर 120 से लेंगे और 60 से लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा ना, आसानी से 90 बन जाएगा। देखिए ये मेरा 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। अब यहाँ पर इस तरह का एक पॉइंट देंगे और उसके बाद फिर हम इसको मिला देंगे। ध्यान से देखिए, मिला रहे हैं, आपको भी मिलाना है इसी प्रकार, गड़बड़ नहीं करना है, एकदम आराम से करना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, बन गया ये। अब जहाँ मिला ये मेरा एक पॉइंट बन गया, ध्यान दीजिए। इस पॉइंट को अब नापेंगे तो यही मेरा हो गया क्या, √5। देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ इसको मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। और चाहिए तो आप मिला भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी मिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात, लेकिन सुंदर लगेगा अगर आप मिला देते हैं तो इससे क्या हो गया, इस प्रकार हमारा मिल गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे √5 को, यहाँ से इस प्रकार जहाँ तक जाएगा ये हो गया मेरा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह का ऐसे 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 यहाँ मिला देंगे। तो मेरा ये जहाँ पर मिला था ये 0 है, ये मेरा 1 है और एक संख्या और बनाना हमको, जहाँ तक पहुँचा उससे थोड़ा दूर जाना है। अब देखिए यहाँ पर मेरा 2 हो गया, यहाँ पर मेरा 3 हो गया। ये मेरा 2 सेंटीमीटर है और ये मेरा 3 सेंटीमीटर। आपको पता ही है कि √5 का लगभग मान क्या आता है, 2 पॉइंट कुछ आता है। देखिए 2 पॉइंट आ रहा, 3 के पहले आ रहा, मतलब ये मेरा जो आ गया, यहाँ पर कुछ मान देते हैं, यहाँ मतलब A है, यहाँ B है, यहाँ C दिए, तो यहाँ हम क्या देंगे, D दे देते हैं। क्या दे देते हैं, D। यहाँ भी एक यहाँ देना था, यहाँ पर D दे दीजिए, 1 है, यहाँ पर E दे दिए। चलिए ठीक है, E हो गया मेरा, DE ABCD। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम दे रहे हैं आप, नहीं। और दोस्तों यहाँ जो आपका मेन बिंदु मिला है, यहाँ जहाँ से हम केंद्र बनाए, इसको भी कुछ मान लेना है, तो M मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, M। तो ये BE जो हो गया आपका, यहाँ B से लेके E तक, यही हो गया आपका √5। तो देखिए कितना आसानी से बन गया दोस्तों। आपको इस तरह बना सकते हैं। इस तरह के आप जो है, ये जो है सिर्फ आप जो पूर्णतः होगा 5 होगा,
3 होगा उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी आएगा पॉइंट वाला 5.3, 8.3, 9.3 तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगा इस विधि से। लेकिन इस विधि से आप कुछ भी संख्या दिया जाए उसको आसानी से बना सकते हैं। इस विधि को अच्छा से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।